वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पर। आज हम हमारे चैप्टर का दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का हम दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो इंसानी निज़ाम हाजमा है या अमल निज़ाम का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसके अंदर दो इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक है, उसको कहा जाता है एलिमेंटरी कैनाल, और दूसरा है मुताल्लिका गुदूद, या हम सिर्फ कहेंगे गुदूद। तो दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है, एक है एलिमेंटरी कैनाल और दूसरा है गुदूद। एलिमेंटरी कैनाल किसको कहते हैं? एलिमेंटरी कैनाल वो नाली है, एलिमेंटरी कैनाल, इसको उर्दू में हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं ग़िज़ा की नाली। ग़िज़ा की नाली वो नाली जिसके जरिए ग़िज़ा जिस्म के अंदर पहुंचती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, तो उसको कहते हैं हम एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? तो एलिमेंटरी कैनाल की शुरुआत होती है माउथ से, यानी मुंह से, और ये जाके खत्म होती है मुबरस, या उसको इंग्लिश में कहते हैं एनस। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी एलिमेंटरी कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, वो क्या काम करते हैं, किस तरह से वो अपना काम अंजाम देते हैं, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो एलिमेंटरी कैनाल के अंदर जो पार्ट है, मैं उसको एक तारुफ ही आपके सामने पेश करता हूँ कि जो एलिमेंटरी कैनाल है उसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं मुंह, माउथ। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है जूफे दहन, यानी माउथ का इंटरनल पार्ट। जो पार्ट होता है उसके साथ जुड़ा हुआ उसको कहा जाता है फेरिंग्स। उसके बाद एक और पार्ट होता है उसको कहते हैं एसोफेगस। उसके बाद उसके साथ जुड़ा हुआ होता है मैदा, और उसके साथ होती है आंत। तो ये जो आंत है, उस आंत के अंदर फिर जेजोनम भी आएगा, उस आंत के अंदर नीचे आने वाली आंत। तो हम इसको आगे और अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखिए कि आंत है। तो यहाँ पर जो आंत है, उस आंत के अंदर अलग अलग पार्ट्स है जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और आखिरी जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है मुबरस। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पे जो बातें आपको याद रखना है कि जो एलिमेंटरी कैनाल है उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं या उसके जो हिस्से होते हैं, उसमें सबसे पहला हिस्सा है मुंह, जिसको हम कहते हैं माउथ। दूसरा है एसोफेगस, दूसरा क्या है? दूसरा है फेरिंग्स, तीसरा है एसोफेगस, चौथा पार्ट है मैदा, या हम जिसको स्टोमक कहते हैं। पांचवा जो उसका हिस्सा है वो है आंत, या जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। और आखिरी जो हिस्सा है वो है मुबरस, या जिसको कहा जाता है एनस। तो ये सारे पार्ट्स है, ये सारे हिस्से हैं जो मिलकर बनाते हैं एलिमेंटरी कैनाल। हम वन बाय वन हर एक को देखेंगे। और जो दूसरा बड़ा पार्ट है वो है गुदूद। दूसरा बड़ा पार्ट क्या है? गुदूद, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स। क्या कहते हैं उनको? ग्लैंड्स। तो गुदूद या ग्लैंड्स किस तरह से काम करते हैं हम ये आगे देखेंगे। नाउ सबसे पहली बात कर रहे हैं हम एलिमेंटरी कैनाल, उसकी बात कर रहे हैं हम एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल किसको कहते हैं? तो एलिमेंटरी कैनाल वो नाली है जो मुंह से शुरू होती है और पीछे की जानिब मुबरस यानी एनस में जाके क्या होती है? खुलती है। तो ये बात याद रखना, सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना है। एलिमेंटरी कैनाल क्या है? तो एलिमेंटरी कैनाल ये ग़िज़ाई नाली है जो मुंह से शुरू होती है और मुबरस पे जाके खत्म होती है। फिर अगर मुंह की बात करें, हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं जिसको हमने माउथ कहा, मुंह कहा, तो मुंह के अंदर की जो जानिब होती है उसमें एक जोफ यानी कैविटी। मुंह के अंदर क्या होती है? एक जोफ, यानी ये जो ओपन स्पेस है, ये जो पूरा खुला हुआ हिस्सा है, इस हिस्से को, इसको क्या कहते हैं? जोफ कहते हैं, इसको कैविटी कहते हैं। इस दहानी जोफ में, यानी ये जो जोफ है, इसमें क्या होता है? बहुत सारे दांत होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे दांत होते हैं, और एक उजलाती जबान होती है। और एक क्या होती है? उजलाती जबान। ये उजलाती का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक और चीज याद रखिए कि यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया ये उजलाती, तो इसको याद रखना है आपको कि यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वो है
उजलाती। उजलाती का मतलब क्या होता है? उजलाती का मतलब होता है मस्क्यूलर। कौन सी होती है? मस्कुलर। अब ये क्यों बोला है? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जो पार्ट्स है, तो कुछ पार्ट मस्कुलर है और कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको हम बोनी कहते हैं, जो हड्डियों से मिलकर बने हुए। तो हमारी जो जबान है ये मस्कुलर है, ये हड्डी की तरह नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसको आपको याद रखना है कि जो माउथ है, जो मुंह है, उसमें दो पार्ट है, एक दांत है और दूसरा है जबान। और ये सब कहाँ पर मौजूद है? ये सब मौजूद है कैविटी में, जूफ के अंदर। फिर यहाँ पर एक और चीज याद रखिए कि यहाँ जितने भी दांत है, तो हर एक दांत हमारे हमारे पास टोटल कितने टीथ है, कितने दांत है? 32 दांत है। ठीक है। तो ये जितने भी 32 दांत है, तो हर एक दांत जबड़े की हड्डी के सॉकेट में पेवस्त होता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जबड़े हैं हमारे पास, यानी जिनको हम अक्सर मसोड़े भी कहते हैं। तो जितने भी दांत है ये हमारे जबड़े या मसोड़े की जो हड्डी है उसके अंदर सॉकेट में, सॉकेट मतलब खांचे, सॉकेट को हम आसान अल्फाज में क्या कह सकते हैं? खांचे। सॉकेट जैसा हमारा बल्ब होता है, तो बल्ब को हम कहाँ पर लगाते हैं? सॉकेट में। यानी एक ऐसा नक्शा होता है जिसके अंदर आसानी से वो बल्ब जाके क्या हो जाता है? चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। अब वहां से वो निकलेगा नहीं, वहां से वो गिरेगा नहीं। तो इसी तरह से हमारे जितने भी दांत है ये जबड़े की हड्डी के सॉकेट्स में क्या होते हैं? पेवस्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि ये पेवस्त होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना है। इम्बेडेड होते हैं यानी जड़े होते हैं। जैसा हमारे पास होते हैं ना, हम ये थे कि जो हीरे जवाहरात है वो जड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से ये दांत जो है ये कहाँ पर जड़े होते हैं? हड्डी के सॉकेट्स के अंदर पेवस्त होते हैं। इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब इस तरह का मतलब इस तरह की अगर दांत जितने भी है वो अगर जबड़े के अंदर सॉकेट के अंदर पेवस्त है, तब इस तरह के जोड़ को, यानी इस तरह की जो अरेंजमेंट है, इस तरह की जोड़ को कहा जाता है थीकोडंट। क्या कहा जाता है उनको? थीकोडंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे दांत है उस दांत का जो पैटर्न है वो पैटर्न थीकोडंट वाला है। इसको याद रखिए, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछता है कि जो इंसानों के दांत है वो किस तरह के हैं। तो इंसानों के दांत जबड़ों के अंदर जो हड्डी है उसके अंदर क्या है? पेवस्त है, धसे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है। एक यहाँ पर मैंने डायग्राम ऐड किया हुआ है कि आमतौर पे जो दांत होते हैं तो उसमें एक पैटर्न होता है जिसको कहा जाता है एक्रोडंट, दूसरा होता है उसको कहा जाता है प्लियोरोडंट, और तीसरा जो होता है वो इंसानों वाला होता है जिसको हम थीकोडंट करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मसोड़े की हड्डी है या जबड़ों की हड्डी है और उसके अंदर दांतों को क्या करके रखा हुआ है? पेवस्त करके रखा हुआ है, गाड़ के रखा हुआ है। उसके मुकाबले में अगर आप एक्रोडंट पे देखेंगे तो एक्रोडंट में सिर्फ ये जो मसल्स है उसके ऊपर ही चिपका हुआ है, और प्लियोरोडंट में भी इससे थोड़ा सा बस चिपका हुआ है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में है। ये इस तरह के दांत किसमें देखने को मिलेंगे? इस तरह के दांत आपको अक्सर एम्फीबियास के अंदर देखने को मिलेंगे। इस तरह के दांत आपको जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इंसानों के अंदर जो पैटर्न होता है उसको याद रखना है आपको, वो कौन सा होता है? थीकोडंट। ये दो नाम इसलिए बताया ताकि कंपैरिजन में, मवाजने के तौर पे आपको याद रहे कि इंसानों के अंदर जो पैटर्न होता है वो कौन सा होता है? थीकोडंट होता है। फिर यहाँ पर एक और चीज याद रखना है कि ज्यादातर जो पिस्तानी हैं यानी जो मैमल्स हैं, जो जिनके पास दूध देने की सलाहियत होती है, बशमुल इंसान की मुकम्मल हयात में दो तरह के दांत पाए जाते हैं। यानी जो इंसानों की दौरा हयात जो होता है, जो कंप्लीट लाइफ साइकिल का पीरियड होता है, उसमें दो मरतबा उनको दांत आते हैं। एक दांत तो वो होते हैं जिनको कहा जाता है आरजी दूध के दांत। एक दांतों का वो जो होते हैं उनको कहा जाता है आरजी दूध के दांत। और ये जो आरजी दूध के दांत है ये क्या हो जाते हैं? ये गिर जाने वाले हैं। ये कैसे होते हैं? गिर जाने वाले होते हैं, डेसिडुअस होते हैं। डेसिडुअस का मतलब क्या होता है? जिस तरह से पतझड़ का मौसम आता है तो पत्ते क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर पीरियड आता है, एक पर्टिकुलर मौसम आता है, एक पर्टिकुलर वक्त आता है जिसमें पत्ते पूरे झाड़ से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डेसिडुअस लीफ। तो यहाँ पर इसी तरह से हमारे पास जो आरजी दांत होते हैं उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डेसिडुअस टीथ। तो ऐसे दांत जो आरजी होते हैं जो गिर जाने वाले होते हैं, और इसी डेसिडुअस टीथ को दूसरा नाम है दूध के दांत। दूसरा नाम क्या उसका? दूध के दांत। तो दो तरह के हमारे पास दांत होते हैं
दांतों का जो पैटर्न होता है वो दो तरह का होता है। एक तो वो होता है जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, और जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाने वाले होते हैं, झड़ जाने वाले होते हैं। और उसके बाद दूसरा जो पैटर्न होता है उसको कहा जाता है मुस्तकिल तीत या बालिग तीत। क्या कहा जाता है उनको? मुस्तकिल तीत या बालिग तीत। मुस्तकिल दांत या बालिग दांत। इसको और आसान याद रखने के लिए परमानेंट, कौन से? परमानेंट टीथ। इस तरह से इसको याद रखिए। तो दो तरह के दांतों का पैटर्न हमारे पास होता है, और ये दो तरह के पैटर्न, यानी ये जो इस तरह की दंदानी तरतीब, यानी जो दंदान है यानी जो दांत है उसकी जो तरतीब है, अगर वो दो मरतबा होते हैं तो उसको कहा जाता है डायफियोडंट। क्या कहा जाता है? डायफियोडंट। डायफियोडंट मतलब क्या है? डाई मतलब दो, फियोडंट मतलब ओडोंट। ओडोंट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है दांतों के लिए। तो यहाँ डायफियोडंट जो वर्ड इस्तेमाल किया रहा है वो इसलिए क्योंकि हमारे पास यानी इंसानों के अंदर जो दांत है वो दो मरतबा आते हैं। एक मरतबा उनको कहा जाता है दूध के दांत, और दूसरी मरतबा जब वो आते हैं तो वो कभी भी झड़ते नहीं, हमेशा रहते हैं, इसलिए उनको मुस्तकिल या बालिग तीत या परमानेंट तीत कहा जाता है। एक बालिग जो इंसान होता है, अगर हम बात करें कि बालिग जो इंसान है, तो एक जो बालिग इंसान होता है उस बालिग इंसान के अंदर 32 मुस्तकिल दांत होते हैं। यानी जो एक अडल्ट होता है उसके अंदर टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। जो ये जो 32 दांत है इनको भी चार मुख्तलिफ किस्मों में डिवाइड किया हुआ है, चार मुख्तलिफ किस्मों में इनको तकसीम किया हुआ है। उनके नाम क्या है? तो एक है, इनको कहा जाता है इंसीजर। इंसीजर मतलब अगले दांत, ये जो सामने के दो दांत होते हैं ना, इनको कहा जाता है इंसीजर। उसके बाद होता है कैनाइन। दूसरा कौन सा होता है? कैनाइन, जिसको कचली। ये जो हमारे पास नोकीले दांत होते हैं बाजू में, अक्सर आपने शेर के दांत देखे होंगे जो दो बड़े 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 नोकीले दांत होते हैं, तो उस तरह के नोकीले दांत जो हमारे यहाँ होते हैं उनको कहा जाता है कैनाइन। उसके बाद होती है पेचदार, या उसको कहा जाता है प्री मोलार, और चौथा होता है मोलार, यानी हम जिनको अक्सर हम अक्लदार के नाम से जानते हैं। तो चार तरह के यहाँ पर दांत होते हैं। एक होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्री मोलार, और चौथा होता है मोलार। और उर्दू में इनके लिए वर्ड क्या है? अगले दांत, कचली दांत, पेश दांत और दांत। इसको याद रखना है आपको। फिर ये जो दांत होते हैं उनको उनकी सिंबल के जरिए, उनकी निशानी के जरिए पेश किया जाता है। जैसा इंसीजर है तो इंसीजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है आई। कैनाइन है तो उसका पहला वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सी। प्री मोलार है तो प्री मोलार में पी और एम, इन दोनों को मिला के बनता है पीएम, उसको कहा जाता है प्री मोलार। और लास्ट में मोलार के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है एम। ये जो चार तरह के दांत है, तो इन चार तरह के दांतों की सजावट को या इस तरतीब को कहा जाता है हेटेरोडंट। क्या कहा जाता है इनको? हेटेरोडंट। तो ये जो सजावट है या ये जो चार अलग अलग तरह के दांत है, तो इसकी वजह से इंसानों के अंदर जो दांतों का पैटर्न होता है, जो दांतों की सजावट होती है, दांतों की जो तरतीब होती है, उसको कहा जाता है हेटेरोडंट। क्या कहा जाता है? हेटेरोडंट। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, तीन लफ्ज याद रखना है जब भी आप दांतों की तारीफ करेंगे या दांतों को बताएंगे कि इंसानों के दांत कैसे होते हैं। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि वो हेटेरोडंट होते हैं, यानी चार किस्म के होते हैं। दूसरा, उनके पास जो पैटर्न होता है वो होता है डायफियोडंट। कौन सा होता है? डायफियोडंट। और तीसरा वर्ड आपको याद रखना है वो था थीकोडंट। इंसानों के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? थीकोडंट। यानी डेफियोडंट एक प्रॉपर्टी याद रखना है, डायफियोडंट दूसरी प्रॉपर्टी याद रखना है, और तीसरी प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखना है? थीकोडंट। तो इस तरह से आपको एग्जाम पीरियड में दांतों की आसानी से याद दहानी होगी, आसानी से आप दांतों को याद कर सकेंगे, लिख सकेंगे, कहीं पर भी आप बता सकेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर ये जो हेटेरोडंट पैटर्न है, ये जो चार तरह के दांत है, इनकी तरतीब कैसी होती है? तो ऊपरी और निचले, ऊपरी जबड़ों में और निचले जबड़ों में। तो ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों के निस्फ हिस्सों में, यानी आधे आधे हिस्से में, तो आधे दांत इस साइड के, आधे दांत इस साइड के, तो ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों के निस्फ हिस्सों में दांतों की जो तरतीब होती है वो ICPM
इस फॉर्मूले के तहत होती है। यानी पहले क्या रहेंगे, इंसीजर, उसके बाद रहेंगे कैनिन, उसके बाद रहेंगे प्रीमोलार, उसके बाद रहेंगे मोलार। यानी पहले रहेगा इंसीजर, उसके बाद रहेगा कैनिन, उसके बाद रहेगा प्रीमोलार, फिर उसके बाद रहेगा मोलार। इस तरतीब के तहत हमारे दांत क्या होते हैं, जमा होते हैं। तो ये जो तरतीब है, इस दंदानी फॉर्म जो ये तरतीब है, इसको एक दंदानी फॉर्मूले के जरिए क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। यानी ये जो हमारे दांतों का पैटर्न है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है और उसके जरिए इनको बताया जाता है। तो इंसानों में ये जो फॉर्मूला है वो है 2 1 2 3 ऊपर और 2 1 2 3 नीचे। तो ऊपर के जो दांत है उसमें फॉर्मूला है 2 1 2 3 और नीचे जो है वो है 2 1 2 3। इस तरह टोटल 32 दांतों के हमारे माउथ के अंदर क्या होती है, अरेंजमेंट होती है, तरतीब होती है। तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, अक्सर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये जो मैंने ऐड किया वो इसलिए किया क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अडल्ट के अंदर टोटल जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे जो दांत है जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, या बच्चों में जो टीथ होते हैं वो, तो बच्चों में जो टोटल टीथ होते हैं वो सिर्फ 20 होते हैं, और जब वो अडल्ट होता है तो कितने होते हैं, 32 होते हैं। अडल्ट का फॉर्मूला क्या है, अडल्ट का फॉर्मूला है 2 1 2 3। लेकिन जो मिल्क टीथ है, जो बच्चों के दांत है, उनका फॉर्मूला क्या है, 2 1 0 2। यानी इंसीजर तो यहाँ भी 2 है, कैनाइन भी यहाँ पर 1 है, बट प्री मोलार यहाँ पर अब्सेंट है। यहाँ पर कौन अब्सेंट है, प्री मोलार यहाँ पर अब्सेंट है। और यहाँ पर कौन होते हैं, सिर्फ मोलार, बट मोलार भी कितने होते हैं, 2। तो ये जो फॉर्मूला के अंदर फर्क है, मिल्क वाले दांत या मिल्क टीथ, दूध वाले दांत, और परमानेंट दांत या बालिग दांत के अंदर, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर एक और चीज, ये जो मैंने पहले बताया कि लोअर जॉ यानी निचले जबड़े में, और अपर जॉ यानी या ऊपरी जबड़े के अंदर, तो यहाँ देखिए ये इंसीजर 2 है, कैनिन 1 है, प्री मोलार यहाँ पर 2 है, और मोलार यहाँ पर 3 है। इस तरह का ये पूरा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। नाउ यहाँ पर एक और चीज याद रखना है कि वो जो दांत होते हैं, तो दांत की चबाने वाली जो सतह है वो बहुत सख्त होती है। दांत की चबाने वाली जो सतह है वो बहुत सख्त होती है, यानी जो ऊपर का व्हाइट कलर का जो पोर्शन है वो बहुत सख्त होता है और वो सफेद कलर का होता है। इसको कहा जाता है इनेमल। क्या कहा जाता है इसको, इनेमल। ये तो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना हुआ होता है। तो आप देखेंगे कि अक्सर आपके दांत टूट गया तो अगर आप उसको कितनी भी कोशिश करें फोड़ने के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। आप उसको 2 पत्थर के बीच में पीस दे तब भी वो चूरा नहीं होता या टूट नहीं जाता छोटे छोटे हिस्से में। तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, और ये खाने की चबाने में मदद करता है। यानी ये जो इनेमल है, इसका जो अहम काम है वो है कि जो भी खाना है उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना है, तकसीम कर देना है। यहाँ पर एक और चीज याद रखना है बच्चों कि यहाँ देखिए मैंने डायग्राम ऐड किया। ये डायग्राम इसलिए ऐड किया ताकि आपको आगे और हेल्प हो कि ये जो दांत है, इस दांत के अंदर एक पार्ट जो है वो है इनेमल, जो ऊपरी हिस्सा है। दूसरा पार्ट है जिसको कहा जाता है डेंटिन। क्या कहा जाता है इसको, डेंटिन। तीसरा एक पार्ट है जिसको कहते हैं पल्प, और उसके नीचे होती है बोन, और नीचे होती है रूट। क्या होती है, रूट। अक्सर आपने सुने होंगे कि हमने रूट कैनाल कराया हमारे दांत को, है ना, रूट कैनाल कराया। क्या मतलब है, तो वो जो दांत निकल गया था उसको और मजबूत करने के लिए क्या होता है, इसकी जड़ों को मजबूत किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो इनेमल है ये बहुत हार्ड पार्ट है। उसके बाद होता है डेंटिन, ठीक है। तो अक्सर ये मैं ये कहता हूँ कि ये डेंटिन वर्ड की वजह से डेंटिस्ट नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चीज याद रखिए वो है पल्प। यहाँ पर आप देखिए यहाँ बहुत सारे बल, यहाँ पर है ना आपको लाइंस दिखाई दे रही है। ये क्या है, ये ब्लड वेसल है, ये नर्व वेसल है। ब्लड वेसल, नर्व वेसल यानी खून की रगे, और जो हमारी नर्व वेसल है यानी जो हमारे जिस्म के अंदर सेंसरी सिस्टम है उसकी रगे, यानी नर्व सिस्टम वाली रगे है, वो यहाँ तक है। इसलिए आप देखिए कि जब आपका दांत गिर गया तो आपको एक एहसास होता है वहां पर। या अक्सर आप देखेंगे पानी अगर आपने ज्यादा ठंडा पी लिए या बहुत गरम गरम आपने पानी या चाय वगैरह पी लिए तो आपके दांतों में आपको एक तकलीफ होती है।
तो ये क्यों होती है? क्योंकि ये जो इनेमल है, ये इनेमल के कमजोर होने की वजह से ठंडा पानी या गर्म पानी या चाय वहां तक पहुंच गई, जिसकी वजह से अब वो जो रगे हैं उनको जाके क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो हमको सेंस होता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि इसके अंदर क्या होती है, रगे होती है जिनका प्रोटेक्शन भी ये करती है। ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा पार्ट था दांतों के बाद, वो है जबान। जबान एक मुहर्रिक उजलाती उजू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। जबान क्या है? मोटाइल है। मुहर्रिक मतलब मोटाइल, एक जगह नहीं बैठेंगे, घूमते रहेंगे, तो इसलिए उसको वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है मुहर्रिक। और उजलाती यानी मस्कुलार, यानी टिश्यू से बना हुआ है, मस्कुलार है, मसल से ही। जो दहानी जूफ के फरश, दहानी जूफ यानी पीछे के हिस्से में, यानी हमारे माउथ का जो पीछे का हिस्सा है, उस फरश से फ्रेन्यूलम, क्या नाम है, फ्रेन्यूलम के जरिए जुड़ी होती है। यानी हमारी जो जबान है वो जबान यहाँ पर जाके अटैच्ड है। और ये जो अटैचमेंट, ये अटैचमेंट किसके जरिए है, ये जुड़ी हुई किसके जरिए है, तो उसको कहा जाता है फ्रेन्यूलम। अक्सर आपने सुने होंगे पेंडुलम। पेंडुलम मतलब जो घड़ी के अंदर कांटा होता है, इधर हिलता है तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है, पेंडुलम। तो इसी से याद रखिए फ्रेन्यूलम। तो वो पेंडुलम ऊपर अटैच होता है, लेकिन जबान हमारी नीचे की जानिब में जुड़ी होती है, अटैच होती है। तो इसको याद रखिए फ्रेन्यूलम। अगर आप गलती से कभी भूल गए तो इस तरह से उसको याद रखना है, पेंडुलम की जगह पे फ्रेन्यूलम। लेकिन पेंडुलम ऊपर अटैच होता है और जबान नीचे की जानिब में लगी हुई होती है। तो इसको याद रखना है कि जो जबान है ये एक मुहर्रिक उजलाती उजू है, और ये फरश के, ये जो हमारा जोफ है, ये जो कैविटी हमारी, इसके फरश पे अटैच्ड है और फरश से जुड़ी हुई है, किसके जरिए, फ्रेन्यूलम के जरिए। ना जो जबान है हमारी, तो जबान की जो ऊपरी सतह है, अगर आपकी जबान, अगर आपने देखोगे तो जबान को अगर आप गौर से देखेंगे या उसको छू के देखेंगे तो आपको उस पर छोटे छोटे उभार नजर आते हैं। उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे उभार होते हैं। इन उभारों को क्या कहा जाता है, इन उभारों को कहा जाता है पैपिली। क्या कहा जाता है उनको, पैपिली। तो ये जो जबान है, ये जो टंग है, जबान, इसके ऊपर ये छोटे छोटे जितने भी उभार होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, पैपिली। इनमें से कुछ जायका कलियों पर मुश्तमिल यानी टेस्ट बर्ड होते हैं। तो जितने भी पैपेली है, इन पैपेली में भी कुछ के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स को कहा जाता है रिसेप्टर। क्या कहा जाता है उनको, रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब जो रिसीव करने वाला, यानी आपने गुलाबी जामुन खाए तो वो मीठा है, ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि वहां पर टेस्ट बर्ड्स है, उन्होंने उसको पहचाना, पैपिली को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। पैपिली ने इन्फॉर्मेशन किसको दी, हमारे दिमाग को। तब हमको लगा कि यार ये जो गुलाबी जामुन हमने खाया है ये मीठा है। या अगर आपने जबान पे करेला रखा तो आपको कड़वा महसूस होगा। तो ये महसूस या ये जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है, ये रिसीव कौन कर रहा है, इसको कबूल कौन कर रहा है, टेस्ट बर्ड्स। किसको दे रहे हैं, पैपिली को। और पैपिली इसको किसके पास पहुंचानेंगे, पैपिली के जरिए फिर वो पहुंच रहा है हमारे दिमाग तक। तो इसको आपको याद रखना है कि जो जबान है ये मुहर्रिक उजलाती उजू है। दूसरा, इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, उभार होते हैं, उन उभार को पैपिली कहते हैं। उनमें से कुछ उभार के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। कुछ उभार के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। तो याद रखिए बच्चों, एक और चीज याद रखने की है कि हमारी जबान से हम दिन भर में कितने टेस्ट हम फील करते हैं, मीठा, खट्टा, हरा। तो कितने टाइप के टेस्ट है, कितने टाइप के जायके हैं, कितने टाइप के मजे हैं, आपको ये मालूम करना है। उनको आप एक मरतबा लिखिए कि मीठा है, खट्टा है, कड़वा, इस तरह से। और आप सोचिए कि ये इतने सारे टेस्ट मिलके हमको दिन भर में अलग अलग किस्म के कितने जायके, तो उनके लिए कितने रिसेप्टर हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको सोचना है। ठीक है ना। अब ये जो दहानी जूफ है यानी, तो ये दहानी जूफ यानी जो कैविटी है हमारी, माउथ कैविटी का जो पीछे हिस्सा है, दहानी जूफ यानी कैविटी फेरिंग्स की जानिब जाती है। यानी अब ये किधर जाएंगी, फेरिंग्स। यानी ये देखिए, ये माउथ है, ये माउथ से अब ये स्टार्ट हो रहा है, अब ये यहाँ पर कहाँ पर आ गया, ये फेरिंग्स। तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, फेरिंग्स। ये फेरिंग्स क्या होता है, तो फेरिंग्स को कहा जाता है ऐसी नाली जो हवा और खुराक यानी ग़िज़ा दोनों के लिए मुश्तरक गुजरगाह है। गुजरगाह मतलब रास्ता। तो ऐसा पाथवे जिसके जरिए हवा भी जाएंगी, जिसके जरिए ग़िज़ा भी जाएंगी,
उसको कहा जाता है फेरिंग्स। इसको आपको याद रखना है, इस डेफिनेशन को, इस तारीफ को आपको याद रखना है। क्या है कि ऐसी नाली जो हवा और खुराक यानी ग़िज़ा दोनों मुश्तरिक गुजरगाह है, यानी दोनों के लिए वो क्या है, दोनों के लिए वो क्या है, मुश्तरिक एक ही गुजरगाह, यानी उसी से हवा जाएंगी, उसी से खाना जाएगा, ग़िज़ा अंदर जाएगी। फिर एसोफेगस जो होती है, एसोफेगस और ट्रेकिया, एसोफेगस और ट्रेकिया यानी सांस की नाली, एसोफेगस और ट्रेकिया और सांस की नाली ये फेरिंग्स में खुलती है। यानी हमारी जो सांस की नाली है वो बाहर आके कहाँ खुलेंगी, फेरिंग्स में। एसोफेगस जो है, जो हमारे बॉडी के अंदर खाने को लेकर जाता है, खाने को लेकर वो स्टमक में जाएगा, कौन, एसोफेगस, वो भी कहाँ पर आके ओपन होता है, वो भी कहाँ पर आके बाहर खुलेगा, वो भी बाहर आके खुलेगा फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स में दो इंपॉर्टेंट नाली या नालियां खुलती है, एक ग़िज़ा की नाली जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, एक हवा की नाली जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फेरिंग्स क्या है। तो फेरिंग्स ये एक नाली है जो ग़िज़ा के लिए, हवा के लिए मुश्तरिक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ग़ज़रूफ़ी वरक़, क्या होता है यहाँ पर, एक ग़ज़रूफ़ी वरक़ या कार्टिलीजिनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिए, कार्टिलीजिनस। कार्टिलीजिनस जो एपिग्लॉटिस कहलाती है, उसको क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस, क्या कहते हैं उसको, एपिग्लॉटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। तो एपिग्लॉटिस कहलाती है ग़िज़ा निगलने के दौरान हवा की नली में खुराक को दाखिल होने से रोकती है। जब एक रास्ता होगा और गुजरने वाले दो होंगे, तो अगर एक वक्त में दोनों भी एक साथ आ गए तो दोनों में से किसी एक को स्टॉप करना पड़ेगा और एक को जाने देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो स्टॉप करना है और किसी को जाने के लिए इजाजत देने का ये जो काम है, ये कौन करता है, ये करती है कार्टिलेजिनस टिश्यू, जिसको कहा जाता है ग़ज़रूफ़ी वरक़, जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। तो ये एपिग्लॉटिस क्या करती है, एपिग्लॉटिस क्या करती है, जब हवा को जाना होता है या जब ग़िज़ा को जाना होता है, तो जब ग़िज़ा यानी जब हम खाना खा रहे होते हैं, उस वक्त हवा की जो नाली है उसको वो बंद कर देती है, हवा की नाली को क्या कर देती है, बंद कर देती है। और ग़िज़ा, फिर जैसे ही ग़िज़ा आगे चलेगी तो हवा की नाली क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी, अब वहां से हवा आना जाना स्टार्ट हो जाएंगी, आप आसानी से सांस ले सकते हैं। तो ये जो हवा की नाली को बंद करने का काम करती है वो कौन करती है, एपिग्लॉटिस। कौन करती है ये, एपिग्लॉटिस, को याद रखना है आपको, ठीक है। एसोफेगस के ये जो होती है एपिग्लॉटिस, एक और चीज जिसको याद रखना है, ये जो नाली है जिसके जरिए दोनों भी रास्ते जा रहे हैं, उसको कहा जाता है ग्लॉटिस। उसको क्या कहा जाता है, ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस ये एक मुंह है या एक माउथ है जहां पर आके कौन ओपन हो रहा है, एसोफेगस भी और ट्रैकिया भी। अब इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, उस ढक्कन को हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। तो सिंपल आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि एसोफेगस क्या है। तो एसोफेगस एक पतली लंबी नली है, यानी एक पतली लंबी नली है जो पीछे की जानिब गर्दन, सीना और डायाफ्राम, क्या है, डायाफ्राम से होते हुए नीचे की जानिब बढ़कर एक जे शक्ल के थैले नुमा मेदे में तब्दील हो जाती है। अब आपको और याद रखना क्या है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फेरिंग्स था, फेरिंग्स से अब एक और पार्ट निकल रहा है जो आगे बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, एसोफेगस। और ये एसोफेगस यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है जे शेप स्ट्रक्चर में, एक जे शेप की या एक जे शक्ल की थैली के अंदर। और ये जो जे शक्ल की थैली है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमक, या इसको हम क्या कहते हैं, मैदा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी शक्ल बदलते जा रही है। एलिमेंट्री कैनाल, माउथ में भी एलिमेंट्री कैनाल थी, बाद में फेरिंग्स में भी थी, एसोफेगस में भी थी और मैदे तक है। सिर्फ फर्क क्या है, फर्क ये है कि उसकी शक्ल बदलती जा रही है, लेकिन ये पूरी की पूरी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये जो ग़िज़ा ये जो नाली है, ग़िज़ा की नाली एसोफेगस, ये कहाँ से पास हो रही है, किस किस जगह से ये गुजर रही है। तो एक याद रखना है कि गर्दन के पीछे के हिस्से से, यानी ये गर्दन का जो हमारा है पीछे का हिस्सा,
दूसरा हमारा सीना, ये जो हिस्सा है सीना, और तीसरा डायफ्राम। डायफ्राम क्या है या डायफ्रागम क्या है? तो ये डायफ्राम या डायफ्रागम क्या है? ये हमारे जो लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों को सुकड़ने में और फैलने में मदद करता है। ये एक तरह की हड्डी है, एक तरह की बोन है, हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे, जो हमारे लंग्स को या हमारे फेफड़ों को सुकड़ने में और फैलने में क्या करती है? मदद करती है। यानी जैसे हमने सांस लिया तो हमारे लंग्स फैल जाते हैं, और जैसे हमने सांस छोड़ा तो हमारे लंग्स सुकड़ जाते हैं। तो ये लंग्स के यानी हमारे जो फेफड़े हैं, इनके सुकड़ने में और फैलने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम आगे देखेंगे। फिर ये जो जे शक्ल की थैलेनोमा है, वो क्या है? हमारा मैदा है। फिर यहाँ पर एक और चीज याद रखना है कि ये जो एसोफेगस है, ये जो एसोफेगस है और ये स्टमक है, इन दोनों के बीच में एक गांठ है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक गांठ है, या हम ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में एक वॉल है। जैसा हमारे पास वॉल होता है ना, वॉल जो पानी का होता है, या हमारी टूटी होती है तो टूटी के ऊपर जो लगा हुआ वॉल होता है, तो वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। यानी टाकी में से अगर पानी आ रहा है तो बाहर निकलने में, तो वो पानी को रोकने में और पानी को निकलने में वो क्या करता है? मदद करता है। इसी तरह से एसोफेगस से अगर कोई ग़िज़ा आ रही है तो वो स्टमक में चले जाएंगी, लेकिन वो स्टमक से के अंदर जाने के बाद आगे जाएंगी, या स्टमक से वापस एसोफेगस में आएंगी, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये कंट्रोल करने का काम ये गांठ करती है, या ये कंट्रोल करने का काम कौन करती है? वॉल्व करती है, या इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं स्फिंक्टर। क्या कहते हैं उसको? स्फिंक्टर। तो इंग्लिश में उसको स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का या इस गांठ का नाम क्या है? उसका नाम है गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो एसोफेजियल गांठ। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, और ये एक बीमारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गैस्ट्रो एसोफेजियल, अक्सर आप लोग एसिडिटी जो बीमारी आप लोग है ना, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमको एसिडिटी हो रही है, या हमको बार बार खट्टी डकार आ रही है, या तो इस तरह की जो बातें आप सुनते हो, तो वो क्यों होती है? वो ये गैस्ट्रो एसोफेजियल के काम नहीं करने की वजह से होती है। क्योंकि स्टमक के अंदर क्या होगा? स्टमक के अंदर खाना पूरा हजम हो जाएगा, लेकिन जब स्टमक दबता है या आपका पेट दबता है, तो अचानक में क़य की तरह, या आप कहेंगे कि खाना ऐसा लगता है कि बाहर आ रहा है पेट से। तो ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गैस्ट्रो एसोफेजियल, ये जो वॉल है, ये जो गांठ है, ये काम नहीं कर रही है, इसलिए उनको डकारे या वो एसिडिक कंडीशन, बार बार मुंह के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ सब कड़वा कड़वा आ गया है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है? ये गैस्ट्रो एसोफेजियल के काम नहीं करने की वजह से होती है। हम एक और यहाँ पर वर्ड याद रखना है कि ये गैस्ट्रो एसोफेजियल, हम आगे भी इसको पढ़ेंगे, ये क्या करती है? ये रिवर्स पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है? इसको एक बार और समझ लीजिए कि जो एसोफेगस है, ये एसोफेगस क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी सुकड़ने और फैलने के जरिए ग़िज़ा को एक जगह से दूसरी जगह पास करती है, पहुंचाती है। यानी इसने जैसी माउथ से ग़िज़ा एसोफेगस में आ गया, तो एसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी सिकुड़ेगा, फिर रिलैक्स होगा यानी फैल जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये चलता रहेगा, तो खाना धीरे 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 नीचे आता चला जाएगा, और नीचे आके कहाँ पर आएगा? स्टमक में। तो अक्सर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए कि जो एसोफेगस है, इसके अंदर एक अमल होता है, उसको कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या कहा जाता है इसको? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मैं इसको आगे और भी समझाऊंगा, क्योंकि आगे इसको और भी डिस्कस करना है, बट यहाँ पर आपके कान पे बस ये एक बार गुजर जाए, ताकि वहां पर मैं रिमाइंड करूँ तो आपको याद हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है ना? ये गैस्ट्रो एसोफेगस क्या होता है? ये मैदे में खुलने को काबू में क्या करती है? रखती है। ठीक है, इसको याद रखिए ना। इसके बाद क्या है? जो शिकमी जूफ है, जो शिकमी जूफ के ऊपरी हिस्से बाएं जानिब मौजूद मैदे के 3 हिस्से होते हैं। यानी जो हमारा पेट है, अगर उस पेट की कैविटी को यानी जूफ के ऊपरी हिस्से के बाएं जानिब, यहाँ पर एक और चीज याद रखिए कि मैदे की लोकेशन कहाँ पर, एग्जाम में पूछता है मैदे की लोकेशन कहाँ पर है, आपके स्टमक कहाँ पर है? तो मैदा जो है वो शिकमी जूफ के ऊपरी हिस्से में बाएं जानिब है। कहाँ पर है? पेट के कैविटी में ऊपरी हिस्से के बाएं जानिब है। इसको याद रखना है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछे जाते हैं कि मैदे की लोकेशन कहाँ पर है, किडनी की लोकेशन कहाँ है, हार्ट की लोकेशन कहाँ पर है, आंख की लोकेशन कहाँ पर, इसी तरह से वो मैदे की लोकेशन कहाँ पर है, इस पे
सवाल करना है, आपको उसको याद रखना है। फिर मैदे के 3 हिस्से होते हैं। एक जो हिस्सा होता है, पहला हिस्सा, उसको कहा जाता है कार्डिया। एक हिस्सा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? कार्डियक। ये देखिए, ये जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है? कार्डियक। जिसमें एसोफेगस खुलता है, यानी ऊपर से जो एसोफेगस आया, वो एसोफेगस आके कहां पर खुल रहा है? वो खुल रहा है कार्डियक पार्ट के अंदर। कौन से पार्ट के अंदर खुल रहा है? कार्डियक पार्ट, ठीक है। नाउ दूसरा जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है फंडिक। क्या कहा जाता है? फंडिक या फंडस। क्या कहा जाता है इसको? फंडस। और तीसरा जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है पाइलोरिक। क्या कहा जाता है इसको? पाइलोरिक। तो 3 पार्ट है, एक है कार्डियक, दूसरा है फंडस, तीसरा है पाइलोरिक। और ये जो कार्डियक है इसमें कौन आके ओपन होता है? एसोफेगस। इसी तरह से ये जो पाइलोरिक है, वो पाइलोरिक है, ये पाइलोरिक आगे जाके खुलेगा छोटी आंत में। कहाँ खुलेगा? छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पर जाके खुलेगा? छोटी आंत में। तो यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्डियक पार्ट कहां पर खुलता है, या कार्डियक पार्ट में कौन आके ओपन होता है, पाइलोरिक कहां जाके ओपन होता है, या पाइलोरिक किसके साथ जुड़ा हुआ है, फंडस क्या होता है या क्या काम करता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन सवाल किए जाते हैं। जो छोटी आंत है, छोटी आंत 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। 10वीं में आपने पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो छोटी आंत होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें भी 3 हिस्से होते हैं। एक सी शक्ल का है, उस सी शक्ल के हिस्से को कहा जाता है डियोडिनम। क्या कहा जाता है इसको? डियोडिनम। दूसरा जो हिस्सा होता है वो लंबा होता है और कॉइल होता है। दूसरा हिस्सा जो होता है वो कैसा होता है? लंबा होता है और कॉइल होता है, यानी मुड़ा हुआ होता है। तो ये जो शक्ल है का दरमियानी हिस्सा है जिसको कहा जाता है जेजोनम। क्या कहा जाता है इसको? जेजोनम। और तीसरा होता है वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, या बहुत ज्यादा क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है, और इस हिस्से को कहा जाता है इलियम। तो जो छोटी आंत है हमारी, जो छोटी आंत है, उस छोटी आंत के अंदर 3 हिस्से हैं। एक है जिसको हम कह रहे हैं डियोडिनम, दूसरा है जिसको हम कह रहे हैं जेजोनम, और तीसरा है जिसको हम कह रहे हैं इलियम। तो ये 3 पार्ट है जिनको आपको याद रखना है, जो किसके है? छोटी आंत के। नाउ मैदे का जो डियोडिनम है, मैदे का डियोडिनम में खुलने का अमल एक पाइलोरिक गांठ, जिस तरह से हमने अभी बात की है ना, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर या गैस्ट्रोएसोफेजियल गांठ, उसी तरह से यहाँ क्या होती है? पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक गांठ होती है, जिसके जरिए ये जो ओपनिंग है, जिसके जरिए ये खुलना या बंद होना तय पाता है। तो इसको याद रखिए कि 2 तरह की गांठ है, एक एसोफेजियल और दूसरी पाइलोरिक गांठ है। इसको याद रखिए, एग्जाम में इस पे सवाल किए जाते हैं। इलियम बड़ी आंत में खुलता है। अब आगे जाके ये जो इलियम है ये जाके कहां पर खुलेंगी? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है सीकम, एक है कोलॉन और एक है रेक्टम। जो बड़ी आंत है उसके अंदर भी 3 पार्ट है, एक है सीकम, दूसरा है कोलॉन, सीकम, कोलॉन या कोलन, और तीसरा है रेक्टम। तो जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के अंदर 3 बड़े पार्ट है। जो बड़ी आंत है उसके अंदर भी 3 हिस्से हैं, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। सीकम जो होता है, ये सीकम एक छोटी थैली नुमा साख्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि जो सीकम है, ये सीकम क्या है? ये सीकम एक छोटी थैली नुमा साख्त है। ये क्या है? थैली नुमा साख्त, यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक यानी थैला, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर हम बाश खुर्द उज़ुए क्या होते हैं? हम बाश खुर्द उज़ुए, यानी ऐसे जानदार, यानी उज़ुए मैं अक्सर कहता हूं कि यहाँ जब भी उज़ुए वर्ड इस्तेमाल होता है वो जानदारों के लिए इस्तेमाल होता है। तो उनको कहा जाता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम बाश मतलब जैसे दोस्त है आपके जो एक जैसे काम करते हैं, या मिलजुल कर काम करते हैं, या समझदारी के साथ एक दूसरे की चीजों को समझ के चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्ड है कि जो मिलजुल के, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इंसानों के जिस्म में रहते हैं और इंसानों की भी मदद करते हैं। वो इंसानों के लिए फायदा है और इंसान उनके लिए फायदेमंद है। इंसान उनको रहने के लिए जगह दे रहा है, और रहने की जगह देने की वजह से वो इंसानों को कुछ और ऐसी ग़िज़ाई अज्जा देते हैं जिसे इंसान नहीं बना सकता।
तो इस कंडीशन को हम बाश कहते हैं। हम बाश खुर्द उज़्विया इनको कहा जाता है। सीक ये जो होते हैं तो सीकम के अंदर याद रखना है कि सीकम के अंदर क्या होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको बार बार याद रखना है आपको, ठीक है। फिर जो सीकम होता है, सीकम से एक छोटी नाली नुमा शाख निकलती है जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये अक्सर आप लोगों ने अपेंडिक्स सुना होगा, तो बड़ी अपेंडिक्स क्या है, तो ये अपेंडिक्स एक वर्म की तरह मतलब कीड़े की तरह, ये देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम ऐड किया ताकि आपको समझ में आए। ये है अपेंडिक्स, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, अपेंडिक्स। ये एक वर्म की तरह, यानी हम जिस तरह सिद्धोड़ है ना, सिद्धोड़ देखते तो सिद्धोड़ को होता है वर्म, तो अर्थवर्म, फ्लैट वर्म, यानी ये जो कीड़े होते हैं उस तरह का ये एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है कीड़े की तरह, इसलिए इसको वर्म। तो ये जो होता है ये वर्मी फॉर्म यानी जो वर्म की तरह दिखाई देने वाला होता है, उसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है उसको, अपेंडिक्स। तो सीकम से एक छोटी नाली नुमा स्ट्रक्चर निकलती है जिसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। जो एक्बेफेल यानी वेस्टिजियल उसो, यानी जिसका हमारे जिस्म के अंदर कोई काम नहीं है। अगर यही बात अगर हम हर्बीवोर के अंदर, क्योंकि हम ओमनीवोर है, गोश्तखोर है, हर्बीवोर यानी जो झाड़ियां पत्ते खाते हैं, तो उनके अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये सीकम का ये जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है वहां पर काम करता है। लेकिन इंसानों के अंदर ये वेस्टिजियल होता है, किसी भी काम का नहीं है, उसको कहा जाता है वेस्टिजियल। फिर ये जो सीकम है ये कोलॉन में खुलता है। सीकम जो है कहाँ जाके खोलेंगे, फिर कोलॉन में। और जो कोलॉन होती है उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। कोलॉन के अंदर भी कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से। एक है जो ऊपर जाने वाला हिस्सा है, दूसरा है जो अर्जी है, और तीसरा है जो नीचे जाने वाला हिस्सा। यानी अगर हमको थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ डायग्राम के जरिए आपको समझाऊं तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये है मुबरस, और ये जो हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो पार्ट निकल रहा है इसको कहते हैं कोलॉन, ठीक है। कोलॉन के अंदर एक पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं ऊपर जाने वाला, एक है अर्जी और एक है नीचे जाने वाला, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखिए, आपको ये 3 हिस्से हैं। नीचे आता हुआ हिस्सा रेक्टम में खुलता है, यानी ये जो आखिरी का पार्ट है यहाँ पर, ये कौन सा पार्ट है, रेक्टम। ये कौन सा पार्ट है, रेक्टम, जो मुबर्रस के जरिए बाहरी जानिब क्या होता है, खुलता है। यानी रेक्टम जो है वो बाहर किसके जरिए खुलता है, मुबर्रस के जरिए। किसके जरिए खुलता है, मुबर्रस के जरिए, या हम उसको कहते हैं एनस। ये रेक्टम क्या है, रेक्टम को याद रखिए कि ये रेक्टम वो जगह है जहां पर हमारा वेस्ट मटेरियल जाके स्टोर करके रखा जाता है, जमा करके रखा जाता है, जब तक उसको जिस्म से बाहर निकालने का वक्त नहीं होता है तब तक ये रेक्टम होता है। और इसी रेक्टम के अंदर होती है हमारे पास जो अलग अलग बीमारियां होती है अक्सर, जैसे पाइल्स, जो पाइल्स की बीमारी होती है इस रेक्टम के अंदर होती है। क्यों होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म या बहुत ज्यादा अरसे तक अगर आप पाखाना रोक के रखेंगे, लैट्रिन रोक के रखेंगे, फीकल मटेरियल रोक के रखेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूसली वो मटेरियल वहां की जो ब्लड वेसल्स है उसके साथ रगड़ करता है। रगड़ने की वजह से क्या होती है कि वो जो वहां जो बारीक बारीक वेसल्स थी वो उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। स्वेलिंग होने के बाद ये होता है कि कुछ दिनों तक अगर इसी तरह से रहा तो वो फट जाती है, और फटने की वजह से फिर वहां से क्या होता है, ब्लड बॉडी से निकलना शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं पाइल्स। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पाइल्स। तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था जो हमने डिस्कस किया। एलिमेंट्री कैनाल की इस कंप्लीट डिस्कशन को, इस कंप्लीट बहस को आपको याद रखना है। कोशिश करिए कि ये जो पूरा लेक्चर है इसको पहले से आखिर तक देखें, रिकॉल करें, बार बार देखें। इसमें कोई सवाल है तो वो पूछें, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। तो आप कोशिश ये करें कि इस लेक्चर को और भी दोस्तों तक फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स तक इनको पहुँचाएं ताकि वो भी आपके साथ इसमें स्टडी कर सके। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।